हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरा चैनल ईलर्न आईटीआई में। आज हम बात करने वाले हैं नर्लिंग के बारे में कि नर्लिंग क्या होता है या फिर नर्लिंग को कैसे किया जाता है, फिर नर्लिंग कितने प्रकार के होते हैं, उसके पिच वगैरह क्या होते हैं मतलब नर्लिंग के बारे में पूरी जानकारी लेंगे आज। नर्लिंग के मतलब नर्लिंग क्यों किया जाता है, मतलब पर्पज ऑफ नर्लिंग क्या होता है, उस बात के बारे में भी आज हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि नर्लिंग क्या होता है, मतलब नर्लिंग कौन सा ऑपरेशन है। ये एक ऑपरेशन है तो लेथ मशीन के ऊपर किया जाता है। कौन से भी राउंड जॉब के ऊपर नर्लिंग की जाती है। तो नर्लिंग मतलब कौन सा ऑपरेशन में आता है, जैसे टर्निंग, स्टेप टर्निंग, ग्रूविंग, बोरिंग, ड्रिलिंग है, मतलब ऐसे जितने भी ऑपरेशन है उसमें से कौन से ऑपरेशन में नर्लिंग आता है उस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले नर्लिंग क्या है। नर्लिंग एक फॉर्म ऑपरेशन है। अभी फॉर्म ऑपरेशन मतलब जो जैसे ये फॉर्म ऑपरेशन है। फॉर्म ऑपरेशन मतलब जो जिस आकार का नर्लिंग टूल, मतलब जिस आकार का टूल रहेगा उसी आकार जॉब के ऊपर बनाने की क्रिया को जो उस ऑपरेशन को जो बोलते हैं उसे बोलते हैं फॉर्म ऑपरेशन। मतलब जिस आकार का कटिंग टूल रहेगा, मतलब जैसे हम नर्लिंग के बारे में बात कर रहे हैं तो नर्लिंग के टूल में जो आकार रहेंगे वही आकार जॉब के ऊपर जैसे कि वैसे निकल आता है ऑपरेशन करने के बाद, उसे फॉर्म ऑपरेशन कहते हैं। हो गया नर्लिंग के बारे में, मतलब नर्लिंग कौन सा ऑपरेशन होता है करके। नर्लिंग कौन सा ऑपरेशन है, फॉर्म ऑपरेशन। इससे नर्लिंग से जॉब के ऊपर की मटेरियल कट नहीं होता है, जिस नहीं तो हम उसे कटिंग ऑपरेशन बोल सकते थे, लेकिन ये कटिंग ऑपरेशन नहीं है। कौन से भी नर्लिंग करने के बाद जॉब के जो मटेरियल रहते हैं वो मटेरियल जॉब के ऊपर के मटेरियल कटता नहीं है। उसमें से सिर्फ जब हम जैसे जॉब के ऊपर नर्लिंग कर रहे तो नर्लिंग के ग्रेड के हिसाब से उसकी डायमीटर थोड़ी इंक्रीज होती है, मतलब बढ़ती है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पर्पज ऑफ नर्लिंग, ये नर्लिंग क्यों की जाती है। पर्पज ऑफ नर्लिंग मतलब नर्लिंग करने के क्या उद्देश्य है। उद्देश्य, सबसे पहला उद्देश्य है कि किसी भी जॉब की पकड़ के लिए, किसी भी जॉब की पकड़ मजबूत के लिए, पकड़ मजबूत के लिए। सेकंड आता है अच्छा दिखने के लिए, मतलब नर्लिंग एक ऐसा ऑपरेशन है कि किसी जॉब के ऊपर अगर हम नर्लिंग करते तो जॉब पहले से अच्छा दिखने लगता है, इसलिए भी नर्लिंग की जाती है। सेकंड है सुंदर दिखने के लिए। और तीसरा आता है जैसे दो पार्ट की हम फिटिंग करते हैं, दो पार्ट की फिटिंग करते समय जैसे एक आध बार जैसे हम बेरिंग शीट बना रहे, बेरिंग शीट बनाते समय बेरिंग शीट बनाते हैं शाफ्ट का डायमीटर माइनस हो जाता है, तो उस समय शाफ्ट के जो डायमीटर इंक्रीज मतलब प्लस करने के लिए भी नर्लिंग की जाती है। मतलब उसे क्या बोलते हैं, असेंबली पार्ट, फिटिंग पार्ट के डायमीटर बढ़ाने के लिए भी नर्लिंग का उपयोग किया जाता है। शाफ्ट और होल के भी प्रेस फिट करने के लिए भी किया जाता है। शाफ्ट और होल के बीच प्रेस फिट करने के लिए। प्रेस फिटिंग करते करते मतलब कैसे क्या करते हैं, जैसे कोई भी मशीन के स्पिंडल है बेरिंग के ऊपर घूमता है, कौन से भी मशीन के स्पिंडल बेरिंग के ऊपर ही घूमता है, तो कुछ दिनों बाद चलते चलते कैसे क्या होता है कि शाफ्ट का जो साइज, मतलब जहां पे बेरिंग बैठता है, जिस जगह पे बेरिंग शाफ्ट के ऊपर बैठता है उस जगह पे कुछ दिनों बाद घिस जाता है और बेरिंग ढीला हो जाता है, जिससे जो हमें स्पीड चाहिए, गति चाहिए रहती है, वो गति हमें मिलती नहीं है। तो उस टाइम क्या करते हैं, जैसे उसके ऊपर अगर हम कोई भी ऑपरेशन नहीं कर सकते, इसलिए क्या करते हैं उसका जो डायमीटर है हल्का नर्लिंग करके बढ़ा देते हैं। उसके बाद फिर से उस जो बेरिंग रहती है बेरिंग उसके ऊपर अच्छे से बैठ जाती है पहले पूर्व स्थिति में। तो यही तीन पर्पज है नर्लिंग करने के। सबसे पहला पर्पज क्या है, किसी भी जॉब की पकड़ मजबूत के लिए, मतलब कौन से भी जॉब का है तो उसको अगर पकड़ने की जरूरत पड़ती है, जैसे अपना पंच हो गया, पंच को पकड़ने के लिए मजबूती ज्यादा चाहिए रहती है क्योंकि उसके ऊपर हम हैमर से प्रेस करते हैं।
तो उसमें डायमंड नर्लिंग रहती है, मतलब जो जो भी नर्लिंग है सबसे ज्यादा तो डायमंड नर्लिंग का ही प्रयोग किया जाता है, जो पकड़ मजबूत के लिए, जिससे हम कौन से भी काम करते समय वो हमारे हाथों से ना छूटे, इसलिए प्रेस फिट के लिए भी नर्लिंग की जाती है। उसके बाद सुंदर दिखने के लिए, मतलब जैसे नर्लिंग हम करते हैं, डायमंड नर्लिंग करते हैं, तो नर्लिंग का एक ऐसा एक आकार होता है जैसे वो दिखने में भी बहुत अच्छा दिखता है, डायमंड के आकार के जैसे रहता है। नर्लिंग करने के बाद डायमंड नर्लिंग इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसका आकार डायमंड टाइप के होता है, इसलिए उसे नर्लिंग डायमंड नर्लिंग बोलते हैं। और तीसरा ये भी बहुत मायने रखता है कि शाफ्ट और होल के बीच प्रेस फिट करने के लिए, शाफ्ट और होल के बीच, जैसे अभी जैसे मैंने बताया था बेरिंग का एग्जांपल दिया था, अगर ऐसा कभी भी हो गया तो शाफ्ट के ऊपर नर्लिंग करके उसके डायमीटर इंक्रीज करके फिर उससे भी काम चलाया जाता है। उसके बाद है नर्लिंग पैटर्न। ये नर्लिंग पैटर्न कितने प्रकार के होते हैं, मतलब आकार के हिसाब से। नर्लिंग पैटर्न तो सबसे पहला है स्ट्रेट नर्लिंग, सेकंड क्रॉस नर्लिंग, तीसरा डायमंड नर्लिंग, चौथा कॉन्केव नर्लिंग, और पांचवा है कॉन्वेक्स नर्लिंग। अभी जैसे कॉन्केव और कॉन्वेक्स नर्लिंग है, कॉन्केव और कॉन्वेक्स मतलब क्या होता है सबको पता है कि ग्लास आता था वो भी कॉन्केव और कॉन्वेक्स के जैसे। अभी सबसे पहले स्ट्रेट नर्लिंग, मतलब स्ट्रेट नर्लिंग की क्या कौन सा आकार में रहता है, जैसे स्ट्रेट नर्लिंग मतलब ऐसे सीधे सीधे रही है। हमारे हैंड वॉच, जो हम हैंड वॉच यूज करते हैं उसके जो चाबी रहती है, चाबी के ऊपर ये स्ट्रेट नर्लिंग रहती है। उसके बाद क्रॉस, मतलब जो पहला स्ट्रेट नर्लिंग था उसके ऑपोजिट एक हॉरिजॉन्टल लाइन, दूसरा वर्टिकल लाइन, मतलब ऐसे एक दूसरे को क्रॉस करता है, चौकोन चौकोन आकार के नर्लिंग बनते हैं, जिसे हम क्रॉस नर्लिंग कहते हैं। तीसरा है डायमंड नर्लिंग। डायमंड नर्लिंग अभी जैसे मैंने बताया था कि पूरे जो डायमंड नर्लिंग होते हैं वो उसमें का जो नर्लिंग होते हैं वो डायमंड के आकार के जैसे दिखते हैं, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, डायमंड नर्लिंग बोलते हैं, उसके आकार के हिसाब से। इसके बाद है कॉन्केव नर्लिंग। कॉन्केव नर्लिंग मतलब इस आकार की, मतलब कौन से भी जो आपके ऐसे हाफ गोलाकार, मतलब हाफ राउंड के जैसे रहता है इंटरनल, और कॉन्वेक्स मतलब एक्सटर्नल। इस जैसे कॉन्केव और कॉन्वेक्स में यही फर्क है कि एक इंटरनल मतलब अंदर की तरफ कर्व है, दूसरा कॉन्वेक्स मतलब बाहर की तरफ कर्व है। तो ये सबसे ज्यादा ये जो 5 पैटर्न दिया है नर्लिंग पैटर्न, मतलब कौन कौन से आकार के नर्लिंग होते हैं, उसमें से सबसे पहला जो था स्ट्रेट नर्लिंग। स्ट्रेट नर्लिंग मतलब सीधे सीधा, कौन से भी जॉब के ऊपर सीधा सीधा ही नर्लिंग किया जाता है, सिंगल सिंगल जो सिंगल रोलर से करते हैं, वो उसके बारे में आगे बात करेंगे। सेकंड था क्रॉस नर्लिंग, मतलब जो अपना पहला स्ट्रेट नर्लिंग है उसके अपोजिट से एक और रेशा, मतलब ये हो गया अपना हॉरिजॉन्टल रेशा और ये वर्टिकल, मतलब दोनों का क्रॉस एक दूसरे को क्रॉस करते, इसलिए क्या बोलते हैं उसे क्रॉस नर्लिंग। और इसका आकार क्या होता है, चौकोन, एकदम स्क्वायर टाइप के आकार का होता है। और तीसरा है अपना डायमंड नर्लिंग। डायमंड नर्लिंग मतलब एक दूसरे को एंगल में क्रॉस करते हैं, इसलिए उसका आकार कैसा बनता है, डायमंड के जैसा बनता है, इसलिए उसे क्या बोलते हैं, डायमंड नर्लिंग बोलते हैं। मतलब ये ऊपर का जो क्रॉस नर्लिंग वो चौकोन रहता है और डायमंड नर्लिंग डायमंड के आकार के जैसा रहता है। कॉन्केव इंटरनल कर्व और कॉन्वेक्स एक्सटर्नल कर्व। अभी इस प्रकार ये जो जितने भी नर्लिंग मैंने बताया, इसको करने के लिए हर एक अलग अलग प्रकार के नर्लिंग टूल होल्डर का भी प्रयोग किया जाता है। तो नर्लिंग टूल होल्डर के बारे में भी हम बात करेंगे। उसके पहले नर्लिंग टूल होल्डर जो किससे बना हुआ होता है, नर्लिंग टूल होल्डर एक हार्ड स्टील से बना होता है, मतलब हार्ड मेटल से नर्लिंग टूल होल्डर बना होता है। उसके अंदर एक पिन लगी होती है, जो रोलर लगे होते हैं, नर्लिंग टूल होल्डर में रोलर लगे होते हैं,
जैसे स्ट्रेट नर्लिंग है, स्ट्रेट नर्लिंग में सिंगल रोलर रहेगा इसी के जैसे आकार के जैसा। उसका क्रॉस नर्लिंग मतलब उसमें दो नर्लिंग उसके उस नर्लिंग टूल होल्डर में दो रोलर लगे होते हैं, एक स्ट्रेट मतलब ऐसे सीधा वाला और दूसरा उसको क्रॉस करने वाला। और तीसरा एक नर्लिंग टूल होल्डर आता है रिवॉल्विंग नर्लिंग टूल होल्डर, मतलब उसमें 6 रोलर लगे रहते हैं। उसी के बारे में पहले उसके नीचे हम बात करेंगे। तो इसके बाद क्या होती है, हो गया अपना नर्लिंग पैटर्न। इसके बाद आते हैं हम नर्लिंग टूल होल्डर पे। नर्लिंग टूल होल्डर, नर्लिंग टूल भी बोल सकते हैं। मतलब कितने प्रकार के नर्लिंग टूल होते हैं। पहला आता है सिंगल रोलर, सिंगल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर। सेकंड आता है नकल जॉइंट, और तीसरा है रिवॉल्विंग नर्लिंग टूल होल्डर। इसमें क्या फर्क है तीनों में। सिंगल रोलर मतलब इसमें एक ही जो नर्लिंग टूल होल्डर में रोलर लगे होते हैं, रोलर की वजह से ही नर्लिंग कर सकते हैं हम जॉब के ऊपर। इसमें एक ही रोलर लगा रहता है, इसलिए उसे सिंगल रोलर बोलते हैं, सिंगल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर। सेकंड में क्या है नकल जॉइंट, नकल जॉइंट में दो रोलर होते हैं, इसे डबल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर भी बोल सकते हैं। इसमें दो रोलर होते हैं क्रॉस नर्लिंग के लिए या फिर डायमंड नर्लिंग के लिए। डायमंड नर्लिंग कर सकते अगर हमें डायमंड नर्लिंग करनी है इस नकल जॉइंट नर्लिंग टूल होल्डर से, तो हमें नर्लिंग करते समय हमें उसकी चुनाव करनी पड़ती है कि हम कोर्स नर्लिंग कर रहे हैं कि मीडियम नर्लिंग कर रहे हैं या फिर फाइन नर्लिंग कर रहे हैं। उसके ऊपर ये नकल जॉइंट नर्लिंग टूल होल्डर डायमंड टाइप के उसके ऊपर डिपेंड करता है। उसके बाद आता है तीसरा रिवॉल्विंग। इसमें 6 रोलर लगे होते हैं। 6 रोलर क्यों लगे होते हैं, क्योंकि जो नर्लिंग की जो ग्रेड है या फिर नर्लिंग की 3 ग्रेड है, कोर्स मीडियम फाइन। तो अगर हमें डायमंड नर्लिंग करनी है और ये तीनों पैटर्न में होना चाहिए, मतलब तीनों ग्रेड में होना चाहिए, तो ये समय ये नर्लिंग टूल होल्डर का प्रयोग करते हैं, जिसमें 6 रोलर लगे होते हैं। 2 रोलर कोर्स ग्रेड के लिए, 2 रोलर मीडियम ग्रेड के लिए और 2 रोलर फाइन ग्रेड के लिए। मतलब ये तीनों भी जो तीनों ये कोर ग्रेड के है नर्लिंग, तीनों ग्रेड के नर्लिंग एक ही नर्लिंग टूल होल्डर में मिलता है। वो कौन सा है अपना रिवॉल्विंग नर्लिंग टूल होल्डर, कोर्स मीडियम फाइन तीनों इसमें रहता है। और ये सिर्फ डायमंड पैटर्न में ही आता है। रिवॉल्विंग नर्लिंग टूल होल्डर सिर्फ डायमंड पैटर्न में ही अवेलेबल मतलब रहता है। बाकी के जो नर्लिंग है वो अलग अलग। नकल जॉइंट मतलब डबल रोलर, सिंगल रोलर मतलब सिंगल रोलर, जिसे सिर्फ स्ट्रेट नर्लिंग की जाती है। इसमें यहाँ पे मैं जानकारी के लिए लिख देता हूँ कि स्ट्रेट नर्लिंग की जाती है इससे, सिंगल रोलर से। नकल जॉइंट से क्रॉस और डायमंड, क्रॉस एंड डायमंड नर्लिंग की जाती है। और रिवॉल्विंग नर्लिंग टूल होल्डर से क्या करते हैं, रिवॉल्विंग नर्लिंग टूल होल्डर से डायमंड नर्लिंग की जाती है, लेकिन तीनों ग्रेड में, डायमंड नर्लिंग बोथ ग्रेड। अभी ग्रेड के बारे में भी बात करेंगे कि नर्लिंग के ग्रेड क्या होता है। तो इसमें क्या लिखा मैंने, ये थोड़ा अलग टाइप मतलब यूनिवर्सल भी बोल सकती है इसे हम। जब नर्लिंग टूल हमें ये तीनों ग्रेड में करना रहता है, लेकिन उसमें जो 6 रोलर लगे रहते हैं वो हाथ से घुमाए तो अपनी पोजीशन चेंज कर सकते हैं हाथ से घुमा के, इसलिए उसे रिवॉल्विंग बोलते हैं। ये हो गया अपना नर्लिंग टूल होल्डर, मतलब कितने प्रकार के नर्लिंग टूल होल्डर होते हैं। सबसे पहले तो अपना सिंगल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर होता है, जिससे हम सिर्फ स्ट्रेट नर्लिंग ही कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड नंबर है नकल जॉइंट नर्लिंग टूल होल्डर, उसे डबल रोलर नर्लिंग टूल होल्डर भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें 2 रोलर लगे होते हैं। और उसके सहायता से हम क्रॉस नर्लिंग भी कर सकते हैं और डायमंड नर्लिंग भी कर सकते हैं। और उसके बाद आता है तीसरा रिवॉल्विंग में 6 रोलर लगे होते हैं, जो 3 ग्रेड में होते हैं, कोर्स मीडियम फाइन। और रिवॉल्विंग नर्लिंग टूल होल्डर से सिर्फ हम डायमंड नर्लिंग ही कर सकते हैं। तीनों पैटर्न में हमें जो आवश्यकता के हिसाब से जो चाहिए हमें उसे हम सेट करके कर सकते हैं। उसके बाद आता है ग्रेड ऑफ नर्लिंग। ये नर्लिंग के कितने ग्रेड होते हैं। नर्लिंग टूल हो गया अपना अभी नर्लिंग ग्रेड।
ग्रेड ऑफ नर्लिंग। नर्लिंग, ग्रेड ऑफ नर्लिंग में तीन ग्रेड है। पहला है कोर्स नर्लिंग, सेकंड है मीडियम नर्लिंग, तीसरा फाइन नर्लिंग। तभी कोर्स नर्लिंग क्या होता है? कोर्स नर्लिंग मतलब इसका जो पीच होता है, इसके नर्लिंग के, ये कोर्स नर्लिंग का जो पीच होता है वो पीच होता है अपना मेट्रिक सिस्टम में होता है 1.75 mm, मतलब 1.25 mm होता है। और उसे हम ब्रिटिश में अगर बात करें तो 14 TPI, 14 TPI मतलब टीथ पर इंच, मतलब जो हम कोर्स नर्लिंग करते हैं उसको अगर हम TPI में उसकी गिनती करें तो मतलब 14 TPI, मतलब टीथ पर इंच, एक इंच में कितने नर्लिंग पैटर्न आएंगे? उसमें सिर्फ 14, मतलब उसका जो आकार के, जैसे हम डायमंड नर्लिंग कर रहे हैं, डायमंड तो उसमें कितने नर्लिंग आएंगे? 14, एक इंच में 14 डब्बे ही दिखेंगे। उसके बाद आता है मीडियम नर्लिंग। मीडियम नर्लिंग की पिच होती है 1.25 mm, ये मेट्रिक सिस्टम है 1.25 mm। और TPI में बात करें तो ये होता है 21 TPI। 21 TPI मतलब जो अपना कोर्स नर्लिंग का, कोर्स मतलब क्या होता है? बड़ा। मीडियम मतलब ये बड़ा और छोटे का बीच में का मीडियम नर्लिंग। तो जो बड़े आकार का नर्लिंग हम करने के बाद, बड़े आकार के जो नर्लिंग होते हैं उसमें नर्लिंग की जो आकार मतलब बड़ा होने के कारण उसमें डब्बे कम बैठते हैं, मतलब नर्लिंग पैटर्न कम बैठती है, वो होता है 14। सेकंड नंबर कौन सा? अपना मीडियम नर्लिंग। मीडियम नर्लिंग का पीच कितनी है मेट्रिक सिस्टम में? 1.25 mm, मतलब 1.25 mm। और उसकी एक कितनी है TPI? 21 mm। 21 mm मतलब हम ये उसको अगर टीथ पर इंच में गिने, एक इंच में कितने टीथ आ रहे हैं उसे टीथ बोलते हैं, कितने टीथ आ रहे हैं तो वो 21 टीथ आते हैं। और तीसरा है फाइन नर्लिंग। फाइन नर्लिंग का पीच है 0.75 mm, और उसका वो TPI है उसका 33 TPI है। क्योंकि ये बहुत छोटे छोटे आकार के नर्लिंग होते हैं और फाइन जगह पे ही यूज किया जाता है, इसलिए उसका TPI भी क्या होता है? बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे 33 TPI मतलब एक इंच में अगर उसके टीथ गिने तो 33 टीथ आती है। ये जो बीच में जो मैंने लिखा है MM में, ये होता है नर्लिंग की पीच। मतलब क्या है? कोर्स नर्लिंग। कोर्स नर्लिंग मतलब सबसे बड़े आकार का, मोटे आकार के नर्लिंग, उसमें उसका पीच कितना होता है? 1.75 mm और 14 TPI मतलब टीथ पर इंच। जब हम कोर्स नर्लिंग करते हैं तो उसकी TPI मतलब कितने, उसमें एक इंच में कितने टीथ आते हैं? 14। उसके बाद मीडियम नर्लिंग करते हैं, उसके उसकी पीच है 1.25 mm और उसमें TPI कितने रहते हैं? 21 TPI मतलब 21 TPI, उसके एक इंच में 21 टीथ रहते हैं, मतलब नर्लिंग। उसके बाद है फाइन। फाइन का पीच है 0.75 mm और उसके TPI है 33 TPI, मतलब टीथ पर इंच, एक इंच में 33 टीथ रहते हैं। हो गया अपना नर्लिंग, ग्रेड ऑफ नर्लिंग। 3 ग्रेड होते हैं, कोर्स, मीडियम, फाइन। अब जैसे मैंने बताया था रिवॉल्विंग नर्लिंग टूल होल्डर, उसमें ये तीनों ग्रेड के दो रोलर लगे होते हैं डायमंड पैटर्न। अगर हमें डायमंड पैटर्न की नर्लिंग करनी है तो उसमें पेयर रहते हैं 2 रोलर की, एक इस आकार में दांती कटे रहते हैं उसके, और दूसरा उसके क्रॉस में ऐसे दांते कटे होते हैं। मतलब यही आकार के अगर 2 रोलर अगर ऐसे एंगल में अगर दांते कटे अगर नहीं रहे तो डायमंड आकार बनता नहीं है, इसलिए 2 रोलर 2 आकार में उसके दांते कटे होते हैं। जैसे अभी मैंने ये बताया कि कोर्स मीडियम फाइन। कोर्स मीडियम फाइन मतलब जैसा ये डायमंड के आकार है, ये सबसे कोर्स वाला है। मीडियम मतलब इससे थोड़ा छोटा आएगा, और तीसरा फाइन है, इससे भी थोड़ा छोटा। ऐसा डायमंड के आकार के जैसे नर्लिंग होती है। और 3 पैटर्न में, कोर्स, मीडियम, फाइन। उसके पिच मैंने बता दिया 1.75, 1.25 और 0.75 mm। और TPI है 14 TPI कोर्स, और मीडियम का 21 TPI और फाइन का 33 TPI। अभी देखते हैं कि जो जब हम नर्लिंग करते हैं, नर्लिंग
करते समय ये जो मैंने अभी यहाँ पे बताया कि कोर्स मीडियम फाइन, तो नर्लिंग करने के बाद क्या होता है कि नर्लिंग करने के बाद डायमीटर में बड़ा होती है, मतलब डायमीटर बढ़ता है। तो नर्लिंग ऑपरेशन करते समय ये जो डायमीटर हमें, क्योंकि हमें जो भी एग्जांपल में मतलब डायग्राम में जो साइज दिया जाता है नर्लिंग, जैसे यहाँ पे एक राउंड बार का मैं एग्जांपल बता रहा, इसकी डायमीटर है सपोज डायमीटर 20, डायमीटर 20 है, और इसके ऊपर नर्लिंग का ऐसा आकार डायमंड नर्लिंग बता है, और यहाँ पे ऐसा सबसे ज्यादा मीडियम नर्लिंग का उपयोग किया जाता है, मीडियम डायमंड नर्लिंग। फॉर एग्जांपल ऐसे कुछ लिखा है तो हमें ये उसका डायमीटर तो 20 ही है, अभी जैसे मैंने बताया कि नर्लिंग करने के बाद डायमीटर प्लस होती है, तो ये डायमीटर 20 होने के बाद अगर हम नर्लिंग कर रहे हैं तो उसके डायमीटर प्लस होंगी, तो ऑपरेशन करते समय उस समय क्या करते हैं कि डायमीटर प्लस ना हो जाए और नर्लिंग भी बैठ जाए, तो उस समय क्या करते हैं, जैसे मैंने अभी बताया कि कोर्स नर्लिंग, फॉर एग्जांपल हम कोर्स नर्लिंग की नर्लिंग टूल होल्डर से हम कोर्स नर्लिंग कर रहे हैं जॉब के ऊपर, तो उसके लिए डायमीटर कम रखा जाता है। कितना कम रखा जाता है, जैसे हम कोर्स नर्लिंग कर रहे हैं, कोर्स नर्लिंग करते समय जॉब मतलब ये तीनों पैटर्न के नर्लिंग का ऑपरेशन करते समय ये नर्लिंग के ग्रेड के हिसाब से उसकी जॉब के डायमीटर कम किया जाता है। तो कोर्स नर्लिंग में कितना कम करते हैं, 0.3 mm, 0.3 mm माइनस करते हैं जॉब का डायमीटर। उसके बाद हम नर्लिंग करते हैं तो उसके डायमीटर जो साइज जॉब के ऊपर दिया जाएगा तो वही साइज में वो बनता है, कितना mm माइनस करने के बाद 0.3 mm माइनस करने के बाद। उसके बाद आता है मीडियम नर्लिंग, मीडियम नर्लिंग में 0.2 mm माइनस करते हैं। मतलब अगर हमें सबसे ज्यादा यही यूज किया जाता है डायमंड पैटर्न के नर्लिंग में, मीडियम टाइप का ही नर्लिंग यूज किया जाता है। अगर सपोज अगर कभी किसी जॉब के ऊपर हमें मीडियम नर्लिंग करनी पड़ी तो उस समय क्या करते हैं, ये चीज ध्यान में रखना चाहिए कि हमें जो नर्लिंग के ग्रेड है, ग्रेड के हिसाब से हमें ये दिया जाता है कि 0.2 mm माइनस रखकर डायमीटर माइनस करके ही नर्लिंग करो, जिससे नर्लिंग करने के बाद जो डायमीटर बढ़ती है तो 0.2 माइनस करके हम नर्लिंग करने के बाद जो साइज दिया जाएगा उसी साइज में बन जाता है। उसके बाद तीसरे टाइप का कौन सा है, फाइन नर्लिंग। फाइन नर्लिंग में 0.1 डायमीटर बढ़ता है। तो अगर हमें कभी फाइन नर्लिंग करनी पड़ी तो उस समय जॉब का डायमीटर कितना माइनस करते हैं, 0.1 mm माइनस करते हैं। मतलब ये माइनस क्यों करते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले बताया कि नर्लिंग एक फॉर्म ऑपरेशन होता है जिससे मटेरियल कट नहीं होता, मटेरियल का जो डायमीटर है नर्लिंग आकार बनने के बाद उसका डायमीटर में प्लस होता है। तो कोर्स नर्लिंग करने के बाद कितना प्लस होता है, 0.3 mm। मीडियम नर्लिंग करने के बाद कितना प्लस होता है, 0.2 mm। और फाइन नर्लिंग करने के बाद कितना प्लस होता है, 0.1 mm प्लस होता है। इसलिए नर्लिंग ऑपरेशन करते समय ये जो उसके ग्रेड के हिसाब से नर्लिंग जिस जॉब के ऊपर करेंगे उसका डायमीटर इतना माइनस किया जाता है। ये ध्यान देने वाली बात है, क्योंकि अगर हमें किसी ने बोल दिया कि मीडियम नर्लिंग करो तो मीडियम नर्लिंग बोलते बराबर कर लिए थे, लेकिन उसके लिए जो साइज दिया जाएगा उस साइज में इतना पहले माइनस करके उसके बाद उसमें नर्लिंग की जाती है। इसका नर्लिंग करते समय, और ये तो सबसे मेन बात होगी कि नर्लिंग करते समय क्या किया जाता है। उसके बाद नर्लिंग करते समय मशीन की स्पीड 1/3 रखी जाती है, 1/3 स्पीड। 1/3 स्पीड मतलब हम जो बाकी का ऑपरेशन करते हैं, जैसे टर्निंग फॉर एग्जांपल बता रहा, जैसे टर्निंग कर रहे हैं हम, रफ टर्निंग कर रहे हैं कितनी स्पीड में, 100 स्पीड में हम मीटर पर मिनट में हम टर्निंग कर रहे हैं, इसके 1/3 मतलब 100 जो बाकी ऑपरेशन रहते, बाकी ऑपरेशन के 3 भाग में से जो एक भाग का स्पीड रहेगा उसी स्पीड में हम नर्लिंग करते हैं। मतलब एक प्रकार से ऐसे बोल सकते हैं सबसे लो स्पीड में जो ऑपरेशन की जाती है उसे क्या बोलते हैं, हम नर्लिंग बोलते हैं। कभी कभी पेपर में भी पूछता है कि सबसे लो स्पीड में कौन सा ऑपरेशन किया जाता है, और ऑप्शन में थ्रेडिंग, नर्लिंग, बाकी स्टेप, टर्निंग ऐसे बाकी की ऑपरेशन दी जाती है। तो हमें उस समय क्या चूज करना है, नर्लिंग चूज करना है, क्योंकि नर्लिंग सबसे कम स्पीड में, लो स्पीड में नर्लिंग की जाती है। उसके बाद नर्लिंग करते समय ये भी बात ध्यान में रखना है कि नर्लिंग करते समय हमें लुब्रिकेशन का भी उपयोग, लुब्रिकेंट का भी उपयोग करते हैं।
मतलब जब हम नर्लिंग करना स्टार्ट करते हैं तो जॉब के ऊपर ऑयल दिया जाता है, लुब्रिकेंट के हिसाब से ऑयल दिया जाता है, जिससे नर्लिंग अच्छे से होती है और नर्लिंग खराब होने के चांस बहुत कम रहता है। मशीन में सेट करने के बाद उसके बाद क्या करते हैं, ऐसे कभी कभी ऐसा भी होता है कि नर्लिंग टूल बहुत पुराना होने के बाद जो जैसा हमें शेप चाहिए वैसा शेप बनता नहीं। जैसे हम मीडियम नर्लिंग कर रहे हैं तो मीडियम नर्लिंग करने के बाद हमें अगर एक कट लगा के देखे तो वो फाइन नर्लिंग बनता है। उस टाइम क्या करते हैं, अगर सपोज नया नया नर्लिंग टूल होल्डर है तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होता। अगर थोड़े दिन पुराने हो गए तो उस समय क्या करते हैं, जब हम टूल पोस्ट में नर्लिंग टूल होल्डर को फिट करते हैं 90 डिग्री में सेट करते हैं। मतलब जब नर्लिंग टूल होल्डर नया रहता है तब हम 90 डिग्री में सेट करते हैं। उसके बाद अगर कुछ दिनों मतलब 1 साल 2 साल पुराना नर्लिंग टूल होल्डर है तो उस समय क्या करते हैं, हम टूल पोस्ट को हल्का एंगल में रखते हैं। एंगल मतलब लेफ्ट साइड में टूल पोस्ट को हल्का घुमाते हैं, जिससे जो नर्लिंग टूल होल्डर में जो रोलर लगे होते हैं, जिससे नर्लिंग करते समय जॉब के ऊपर बहुत अच्छे से और आसानी से बैठ जाती है। और कभी भी नर्लिंग को साफ करने के लिए हाथ अपने उंगली का उपयोग ना करें, क्योंकि उसके बाद उसमें जब हम नर्लिंग करते हैं तो उसमें से बारीक बारीक लोहे के टुकड़े निकलते हैं, उससे उंगली में जाने की चांस रहते होता है। क्या इसका उपयोग करेंगे, हम फाइल कार्ड का उपयोग किया जाता है। ये हो गया हमारे नर्लिंग के बारे में कि नर्लिंग क्या होता है, नर्लिंग का पर्पस क्या है, उसके बाद नर्लिंग टूल होल्डर कितने प्रकार के होते हैं, उसके बाद ग्रेड ऑफ नर्लिंग कितनी है, उसके बाद जितने भी ग्रेड है ग्रेड के हिसाब से उसमें कितनी ये मतलब कोर्स नर्लिंग करनी है तो उसमें कितना डायमीटर प्लस होता है, या फिर नर्लिंग करने से पहले कितना डायमीटर हमें माइनस करना पड़ता है। उसके बाद नर्लिंग करते समय कौन कौन सी बातें ध्यान में रखनी चाहिए, कि जैसे स्पीड हो गया, लुब्रिकेंट हो गया, फिर इसके बाद डायमीटर हो गया, इन सब चीज के बारे में जानकारी होनी चाहिए, तभी हम अच्छे से एक नर्लिंग कर सकते हैं। ये हो गया हमारा नर्लिंग का टॉपिक पूरा खत्म हो गया। अगर किसी को कुछ नर्लिंग के बारे में कुछ पूछना है तो बिल्कुल मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर कुछ डाउट भी रहा तो हमसे पूछ सकते हैं, उससे पूरी सहायता की जाएगी। अगर ऐसे ही अच्छे वीडियो अगर चाहिए होंगे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें।